तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एक्चुअली में क्लास 11 में, पूरे क्लास 11 में हम लोग मोशन के बारे में ही पढ़ते चलेंगे। पहली बार हम लोगों ने शुरू किया था लीनियर मोशन से, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, यानी आवर बॉडी वाज मूविंग एग्जैक्टली लीनियर। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हेन इट विल मूव रोटेशनल। रोटेशनल और सर्कुलेटरी दोनों अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है वो तुमको समझा देंगे बाद में, बट फॉर नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे 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 करके टू एंड फ्रो मोशन होगा, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। So there are three type of motion which we are going to study in whole class 11. First is translatory motion, the second is rotational motion जिसमें कि circulatory motion भी आ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का to and fro motion या फिर oscillatory motion। तो हम लोग का पहला टाइप हो गया है, दूसरा टाइप हम लोग कर रहे हैं which is circulatory या rotational motion। So let's talk about that। अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। क्या होता है, कुछ टर्म्स हम लोग को जानना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। ये टर्म्स अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग को आगे की चीजें समझने में बहुत दिक्कत होगी। वैसे हम लोग सबसे पहला टॉपिक यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जानने से पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर का नाम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों कहा गया है। इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन तो ठीक है, समझ में आता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों कहा जा रहा है। Why is the name या why it is named as system of particles? तो इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो समझते हैं। चलो, सबसे पहली बात, पार्टिकल किसको कहते हैं, और सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाट डू वी मीन बाय अ पार्टिकल। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसका डिफाइन या डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो अ पार्टिकल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक पॉइंट बना दिया वहां पे, हो गया उसका पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मास हो सकता है, बस इसका डायमेंशन या शेप उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन डजंट मैटर्स टू अस, बस इसका मास हो सकता है। ये होता है पार्टिकल। व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल? सिस्टम ऑफ पार्टिकल वो होता है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मिलके कोई पर्टिकुलर मोशन कर रहे हो। और उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग एक चीज और देखेंगे कि वो सारे के सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तब उसको बोल देंगे रिजिड बॉडी। अब ये बात को समझना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो गया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब इमेजिन करो यहाँ पे एक पार्टिकल है 2 डायमेंशन, फिलहाल 2 डायमेंशन समझ रहे हैं बिकॉज 2 डायमेंशन समझना थोड़ा आसान है, इसलिए इसको देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल हो गया, यहाँ पे एक पार्टिकल हो गया और यहाँ पे एक पार्टिकल हो गया। सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ, ये फिक्स है। अगर ये रोटेशनल मोशन, अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या सीधा लीनियर मोशन कर रहा है तो सब एक ही जैसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का रेस्पेक्ट में ये लोग पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश करेंगे या पीछे आने की कोशिश करेंगे या ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जहां भी जाएंगे, जहां भी जाकर रुकेंगे या जहां पे जाके रास्ते में अगर एक बार भी हम लोग इसको रोक के देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का है, क्या नहीं, क्या बिहेव कर रहा है, तो हमको एग्जैक्टली सब के सब एक ही जैसे दिखेंगे यहाँ पर भी। दैट मीन्स कहने के लिए ये लोग पार्टिकल्स हैं, बट ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ एट सेम डिस्टेंस रहेंगे हमेशा। वहीं अगर इसको पकड़ के रोटेट करवा रहे हैं, इसको पकड़ के अगर ऐसे घूम रहा है ये, तो घूम सकता है पूरा चीज, बट द डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स वो हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पे। ऐसा अगर केस दिख जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब अक्सर लोग ये समझ जाते हैं कि कोई भी सॉलिड बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं। दिस इज अ केस, दिस इज ओके, बट हम लोग मोर साइंटिफिक टर्म के अगर हिसाब से बात करें तो कोई भी सॉलिड बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हम लोग। वहां पे हम लोग तो कोई भी सॉलिड बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी सिर्फ नहीं कहते हैं। कोई भी बॉडी में जो पार्टिकल्स अगर कहीं पर लगा दिए हम लोग, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो एक रिजिड बॉडी है। ये बात एकदम ध्यान में रख लेना अच्छे से। तो ये हो गया रिजिड बॉडी, ये इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ईच पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग देन दे कैन बी कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। इसको याद रखना। रिजिड बॉडी का हम लोग का एक आइडिया मिल गया, इसलिए ये बात बोल रहे हैं बिकॉज पहले हम लोग रिजिड बॉडी पे ही प्रैक्टिस करेंगे।
उसके बाद एक्चुअल बॉडी ले आएंगे जहां पे हम लोग को बड़े बड़े बॉडीज दिखेंगे, होल बॉडी। पहले हम लोग इसी टाइप के पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे सेंटर ऑफ मास निकाल पाना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास निकाल पाना थोड़ा आसान हो जाता है ये इस टाइप का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, पिवट पॉइंट किसको कहते हैं? पिवट पॉइंट वो होता है जहां पे, इमेजिन करो अगर स्केल्स, इंग्लिश में इसको स्केल्स कहते हैं या फिर हिंदी में तराजू कहते हैं, जिसको मान लो सिंपल तराजू से मारो गोली, मान लो यहाँ पे एक रख रहे हैं ऐसे कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं अगर, तो अगर इसको हम ऊपर नीचे करने की कोशिश करें तो ये वाला पॉइंट इसमें फिक्स है, यानी ये ऐसे या ऐसे मूव कर सकता है। तो जहां पे ये जो टर्निंग पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को पिवट पॉइंट कहते हैं। यानी अगर हम लोग अपनी उंगलियों में भी देखें तो ये वाला देखो, यहां से अगर हम मोड़ने की कोशिश करें तो जिस पॉइंट से ये मुड़ रहा है, मान लो ऐसे करके, ये हो जाएगा पिवट पॉइंट, जहां से ये टर्न लेता है, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। ओके, अब एक बॉडी लेते हैं जो कि गोल घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा हम लोगों का वो लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। अब ये लोकस क्या है? तो मैथ्स का ये चैप्टर है एक्चुअली में लोकस, या फिर तुम चाहो तो इसको नॉर्मली भी समझ सकते हो। लोकस का मतलब होता है कि अ शेप क्रिएटेड बाय जॉइनिंग दोज पॉइंट्स which have same phase या which acts similarly, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनको हम अगर ज्वाइन करें, वो पॉइंट्स जो बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव कर रहे हो, उनको जब ज्वाइन कर देंगे तो जैसा शेप बनेगा उसी को बोलते हैं उसका लोकस। अब इमेजिन करो यहाँ पे एक ग्लोब, या फिर इसी को पकड़ते हैं ना, ग्लोब का इमेजिन क्या करना है, इसी पेन को पकड़ते हैं, इसको हम हमेशा गोल गोल ऐसे करके घुमा रहे हैं। जब ऐसे करके घुमा रहे हैं इसको, तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पकड़े हुए और ऐसे कर घुमा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ये वाला पेन पे जितने भी पार्टिकल्स, जितने छोटे हिस्सों में इसको तोड़ सकते हो, हर एक पार्टिकल को हम इसका कहेंगे इसका पार्टिकल। अब सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं यहाँ पे, अपना जगह बदल रहे हैं, सिवाय कुछ पार्टिकल्स के जो एकदम बीचों बीच है इसका, वो अपना जगह नहीं बदल रहे हैं, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं बट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो पार्टिकल्स हो जाएगा हम लोगों का लोकस। तो अगर ग्लोब की अगर बात करें या एक चूड़ी की बात करें, इमेजिन कर लो हम लोग अगर एक बैंगल ले लेते हैं चूड़ी, तो सबसे बढ़िया उसमें दिख जाएगा। एक बैंगल ले लो और इसे यहाँ पे गोल घुमा दो। जब ये गोल 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 यहाँ पे घूमना शुरू करेगा, तब अगर तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे वहां पे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखेगा कि बीच में से पूरा चूड़ी का पूरा हिस्सा, यानी अगर हम लोग इस तरीके से एक बैंगल क्रिएट कर दें, तो ये जब गोल गोल घूमेगा तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहां से लेकर हर एक पार्टिकल अपना जगह चेंज करेगा, यहां से लेकर भी हर एक पार्टिकल अपना जगह चेंज करेगा, बट ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है वो अपना जगह चेंज नहीं करेगा, एक ही जगह पे गोल गोल घूमेगा। अब एक बैंगल के बदले एक सिक्का ले लो, या कोई भी फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट ले लो, उसको घुमाओ। जब उसको घुमाएंगे तो ये लाइन पे पड़ने वाला हर एक पार्टिकल हमको क्या दिखेगा कि वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पे गोल 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 घूम रहा है, बट उसको छोड़ के सारे पार्टिकल्स अपना जगह चेंज कर रहा है। वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी गोल घूमने वाली चीज बीचों बीच अगर एक एक्सिस बना दिए, तो उसी एक्सिस को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वही एक्सिस के इर्द गिर्द वो सब गोल घूम रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी का नाम नेचुरल एक्सिस तभी कहलाएगा जब रोटेशन तो नेचुरली हो रहा हो। जैसे कि मान लो इसको अगर हम पकड़ लिए और पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा रहे जबरदस्ती, तो ये नेचुरली रोटेशन नहीं हो रहा है, ये हम घुमा रहे हैं। नॉर्मली इसको फेंक दिए, जब ऊपर की तरफ फेंकें तो फेंकने के बाद हम तो जस्ट ऊपर फेंके थे, ये तो अपना गोल घूम गया अपने हिसाब से, तब इस ये कहलाएगा खुद का इसका नेचुरल रोटेशन। इन दैट केस जो एक्सिस बनता है, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज इट्स नेचुरल एक्सिस। तो ये बात याद रखना यहाँ पे। तो
ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन जैसा। इसी के बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास कहते हैं हम लोग वो पॉइंट को जहां पे इमेजिन कर लो कि पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। पहला डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन हम इसको समझा सकते हैं, बड़े अच्छे समझना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही हम लोग आगे पूरा सारा का सारा काम करेंगे। तो एक बॉडी ले लिए हम लोग, पूरा बॉडी का मास जो है अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसी सेंटर पे लोकेटेड है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेंटर ऑफ मास। या दूसरे शब्दों में, दूसरा डेफिनेशन अगर हम लोग बताने की कोशिश करें तो इमेजिन करो ये पूरा का पूरा पेन है, इसको हम लोगों को मूव करवाना है। तो हम अगर यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं या फोर्स दे रहे हैं तो ये गोल घूम जा रहा है, इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ये हम लोग नहीं पकड़ेंगे, हमको पूरा का पूरा पेन को एक ही साथ आगे की तरफ मूव करवाना है। तो हम पूरे पेन पे यहां से यहां तक फोर्स देंगे तो ये देख रहे हैं कि पेन पूरा मूव कर जा रहा है फॉरवर्ड, यानी हमको पूरे पेन पे, पूरे बॉडी पे हमको फोर्स देना पड़ रहा है, तब ये मूव कर रहा है। अब इस पेन के बदले इस पेन को हटाते हैं और जितना इसका मास था उतना ही मास का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको हम यहां पे रखते हैं बीच में। उस पर अगर हम ऐसा फोर्स देंगे तो वो भी बिल्कुल आगे बढ़ेगा। अब इन दोनों को मिला दो, दैट मीन्स अगर ये पेन है तो ये पेन में बीच में यहीं पे कहीं मिलेगा वो ऑब्जेक्ट जो हम पकड़े थे छोटा सा। दैट मीन्स हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जो पॉइंट पे अगर हम फोर्स दिए तो बिल्कुल वही रिएक्शन मिलेगा जो हमको पूरे बॉडी पे फोर्स देने पे मिल रहा था। यानी पूरे बॉडी पे हम दे रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो जो हमको मिल रहा है रिएक्शन वो हमको बस उसी पॉइंट पे दे रहे हैं तो हमको सेम रिएक्शन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बॉडी वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बिल्कुल हो गया बैलेंस करना किसी भी चीज को। मान लो एक बुक ले लेते हैं अगर हम लोग, तो इसको बैलेंस पूरा करना तो चारों तरफ हमको पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस हो रहा है। और बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर अगर हम लोग रखेंगे तो पूरा का पूरा बुक भी बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि द होल बुक, द मास ऑफ द एंटायर बुक इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, क्योंकि उसी पॉइंट पे अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो हमको सेम रिएक्शन मिल रहा है जो पूरे बुक पे हमको एक्शन करने पे मिलता है। देन दैट पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज कंफ्यूज मत करना, कई लोग क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंफ्यूज कर देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ डिफरेंट थिंग, सेंटर ऑफ मास इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट आर दोज डिफरेंट थिंग्स? सेंटर ऑफ मास क्या है अभी हम तुम लोगों को बताएं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अगर समझो तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। सेंटर ऑफ मास होता है, मान लो एक रिजिड बॉडी क्रिएट करते हैं, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिए, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिए, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिए, चलो 3 ही पॉइंट पकड़ते हैं। रिजिड बॉडी कहने का मतलब हो गया यहां पे कि ये तीनों बॉडी एक दूसरे से, ये तीनों पार्टिकल है एक दूसरे से जो डिस्टेंस है इसको चेंज नहीं करेंगे चाहे कोई भी मोशन करे। अगर ये लीनियर मोशन कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों लीनियर एक साथ ऐसे करके मूव करेंगे, एक साथ ही ऐसे जाएंगे। अगर रोटेशनल कर रहे हैं तो एक ही साथ गोल घूमेंगे। ऐसा लगेगा ये तीनों के तीनों एक ही बॉडी है, 3 अलग अलग पार्टिकल नहीं है, एक ही बॉडी है, तब इसको कहलाया जाएगा ये रिजिड बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी लेते हैं और इसी रिजिड बॉडी में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों को यहां मूव करके ले आए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे एक फोर्स देना पड़ेगा, उतना ही फोर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इधर भी देना पड़ेगा, उतना ही फोर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इधर भी देना पड़ेगा, तीनों जगह देना पड़ेगा, तब जाके तीनों मूव करके यहां पे आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास जब निकाल दिए तो हम पकड़ लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि द एंटायर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड हियर। यानी इसका मास कितना होगा, अगर इसका मास पकड़ लिए m1, इसका मास पकड़ लिए m2, इसका मास पकड़ लिए m3, तो ऐसा होगा कि इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी इट इज अज्यूम दैट द एंटायर मास इज लोकेटेड हियर या कॉन्सेंट्रेटेड देयर। तो हम क्या करेंगे, सेम फोर्स अगर इसी पे दिए तो ये भी बिल्कुल वैसे ही मूव कर जाएगा आगे की तरफ, या फिर यहां पे इस पॉइंट पे दिए तो तीनों के तीनों बॉडी भी वैसा ही रिएक्शन देगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अगर ये तीनों पे ग्रेविटी एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस पे एक्ट करता है, तो तीनों का जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है, इधर ग्रेविटी हो गया और एक इधर एक ग्रेविटी हो गया, तो ये तीनों ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो G1, G2, G3, तीनों ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट का पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये समझना थोड़ा डिफिकल्टी है, यहां पे इतना समझ लो कि बहुत सारे फोर्सेस अगर एक जगह पे काम करते हैं तो हम लोग उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सब। जहां पर भी वो फोर्सेस यानी वेट, रिजल्टेंट जो भी फोर्सेस है, जो भी वेट है, वो हर एक पार्टिकल पे लगाएंगे हम लोग, हर एक पार्टिकल पे, वहां पे जो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, उस ग्रेविटी का, जितने भी पार्टिकल्स पे ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस का अगर हम लोग सेंटर निकालने की कोशिश करें, यानी रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें, तो ऐसा लगेगा कि सारे का सारा रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट से आ रहा है। यानी सीधे शब्द में अगर कहा जाए, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन ऑल द पार्टिकल्स इन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर ग्रेविटेशन का जो डायरेक्शन है, ग्रेविटेशन अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रेविटी पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्या होता है ना, यहाँ पे अर्थ पे लगभग हर एक बॉडी जितना ही बड़ा पकड़ लो सब छोटा ही होता है अर्थ के मुकाबले। तो अर्थ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट विच वी कंसिडर इन आवर एक्सपेरिमेंट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड। बट एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले ले, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा होता है, हम लोग को मालूम है, अच्छा आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में, कि द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटी हाइट, जितना ऊपर जाएंगे हम लोग अर्थ के सेंटर से, उसका अर्थ का ग्रेविटी कम होते जाएगा। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि नीचे वाला उसका जो बेस है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी लगेगा, और जैसे ऊपर जा रहे हैं वहां पे ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो नीचे के पार्टिकल्स का ग्रेविटी ज्यादा लगेगा और ऊपर के पार्टिकल्स में ग्रेविटी कम लगेगा। इससे क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो जो पॉइंट जहां पे रिजल्टेंट निकलेगा वो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर खसका हुआ होगा उसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से। सेंटर ऑफ मास हो जाएगा पूरा उसका एट द सेंटर। ऐसा रहेगा कि चारों तरफ सब सेंटर मास निकालेंगे, अगर उसका मास कैसे निकालेंगे हम बताते हैं थोड़ी देर बाद में। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे जिस पॉइंट में, वहां से थोड़ा खिसका हुआ रहेगा। दैट मीन्स हम लोग अगर देखते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेविटी जहां पे नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म ग्रेविटी अगर नहीं रहा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा। वहीं अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी रहा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हो जाएगा। बट याद रखना, दे आर नॉट ऑलवेज सेम। डेफिनेशन अलग है सबका, मैक्सिमम केसेस में कोइंसाइड करता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट। तो यहां तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे डेफिनेशंस को समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग ये समझेंगे कि कैसे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो देख लो, कुछ डाउट है यहाँ पे तो बताओ, समझने की कोशिश करो।